अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी के व्यूअर्स को अनघा जुगलेकर का नमस्कार। आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ उन्हें किस्सा कहानी के सभी व्यूअर्स बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने किस्सा कहानी के लिए कई कहानियों का और उपन्यासों का वाचन किया है और आप सब ने उन्हें उनके वाचन को बहुत सराहा है। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वे हैं भारती कुमारी। भारती कुमारी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है किस्सा कहानी चैनल पर। तो भी मैं बताना चाहूँगी कि भारती कुमारी जी एक लघु कथाकार और कहानीकार हैं और अभी रिसेंटली उनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है जेन जी इट इज़ पॉसिबल। इसमें उल्टा नाम दिख रहा है लेकिन किताब का नाम है जेन जी इट इज़ पॉसिबल और इसके प्रकाशक हैं वनिका पब्लिकेशंस। और ये किताब जो आज की जनरेशन है, जनरेशन जी, हालांकि अभी और जनरेशन्स भी आगे नए नए नामकरण हो चुके हैं, पर ये जेन जी जनरेशन के हिसाब से लिखी गई है और इसमें लगभग 15-16 कहानियाँ हैं और सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। और इसकी जो आखिरी कहानी है सुकून, वो मैं आज आप सबके लिए पढ़ना चाह रही हूँ। तो मुझे आशा है, कहानी तो अच्छी है ही, मुझे आशा है कि आप लोग को मेरा वाचन भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का शीर्षक है सुकून। मैथिली ने चेहरा देखते ही भांप लिया कि आज ऑफिस में कुछ हुआ है। रसोइये से चाय बनवाई पर लेकर खुद गई। राघव फ्रेश होकर बिस्तर पर चुपचाप बैठा था। कुछ हुआ है क्या? मैथिली के सवाल पर थोड़ी देर की खामोशी रही। फिर राघव बोला, मेरे ऑफिस का वो चपरासी है ना, शिवेश। हाँ, क्या हुआ उसे? कल रात जो बस नहर में गिरी, उस बस में उसकी बीवी भी थी और वो बचाव दल को अभी तक नहीं मिली है। ओह, आज शिवेश ऑफिस आया था क्या? उसका तो शायद छोटा बच्चा भी है ना? हाँ, 1 साल की बेटी है। आज वो ऑफिस नहीं आया था, पूरा दिन बचाव दल वालों के साथ था। बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। ओह, और बच्ची? शिवेश का ससुराल पास के ही गांव में है, तो बच्ची को उसकी नानी के घर छोड़ आया है। हल्की मायूसी के बाद मैथिली रसोइये को राघव की पसंद का खाना बनाने का निर्देश देने चली गई। 1 साल ही हुआ है राघव और मैथिली को इस जिले में आए हुए। जब राघव का तबादला एक जिलाधिकारी के रूप में यहाँ हुआ था, तो अपने नर्म और मिलनसार स्वभाव के कारण राघव से ऑफिस में सब स्नेहपूर्वक बात करते थे। प्रायः सब कहते कि राघव की कोमलता उसके प्रशासनिक सेवा में आड़े आएगी, क्योंकि एक प्रशासक का बहुत नर्म दिल होना प्रशासन के लिए सही नहीं माना जाता। राघव अपनी तरफ से भी शिवेश की पत्नी को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। हालांकि 5 दिन हो गए थे और अब जीवित मिलने के आसार कम ही थे। आखिर 8वें दिन पुलिस कर्मियों को सूचना मिली कि नहर के पास वाले आदिवासियों की बस्ती में एक औरत मिली है जो उन्हें मछली पकड़ने के जाल में मिली। वो शिवेश की पत्नी आनंदी ही थी। शिवेश से ज़्यादा खुश तो राघव और मैथिली थे। शिवेश आनंदी के मिलने के 2 दिन बाद ऑफिस आया तो राघव के आशा के विपरीत मुंह लटकाए हुए था। राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर सीधे उससे कुछ नहीं पूछा। अपने निजी सहायक सुनील से पूछने पर पता चला कि शिवेश अपनी पत्नी को अब घर में रखने को तैयार नहीं है। राघव हैरान रह गया तो सुनील ने बताया कि शिवेश का कहना है, पता नहीं 8 दिन किसके साथ क्या करके आई है। सर, मैंने समझाया भी शिवेश को कि आपने भी तो मैडम को रखा है, जबकि उस साल के भयंकर बाढ़ में मैडम तो 1 महीने तक गायब रही थी। सुनील के होठों के कोनों पर तीक्ष्ण मुस्कान आ गई। राघव की जैसे तंद्रा भंग हुई। वो अचानक सुनील को देखने लगा, मानो उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसके बारे में उसे सोचना चाहिए था, पर उसने सोचा नहीं। दफ्तर का काम निपटाकर वो घर पहुंचा तो आज सब बदला बदला सा महसूस हो रहा था। मैथिली के लिए मन में ऐसे भाव आने लगे जो कभी नहीं आए थे। मैडम तो 1 महीने गायब रही थी ना? ये वाक्यांश कानों से हट ही नहीं रहा था। मैथिली चाय और कुकीज लेकर आई। लगभग रोज शाम की यही दिनचर्या थी। शाम की चाय दोनों साथ लेते। मैथिली ने पूछ ही लिया, फिर कुछ हुआ क्या? नहीं, कहते हुए राघव चाय पीने लगा। रात बिस्तर पर भी लगातार करवटें लेता रहा। मैथिली के पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते हुए मैथिली को कहा,
तुम कुछ दिनों के लिए मायके क्यों नहीं हो आती? अरे क्यों, आपको कुक के हाथ का ही खाना ज़्यादा पसंद है तो मैं रहने देती हूँ, अच्छा ही तो है, मैथिली ने हंसते हुए कहा। नहीं, बस यूं ही, अनमना सा कहते हुए वो निकल गया। ऑफिस में शिवेश का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानो मानो उसका कोई घाव हरा हो गया हो, पर निजी मसले पर वो खुलकर किसी से बात करना नहीं चाह रहा था। आज तीसरी रात थी और राघव बिल्कुल नहीं सो पा रहा था। वो अपने अंदर आए इस परिवर्तन को खुद समझ नहीं पा रहा था। जब मैथिली गायब थी तो वो कितना परेशान था, और जब वह मिली तो पूरी भीड़ के सामने उसे गले लगाकर चुंबनों की बौछार कर दी थी। 3 साल हो गए इस बात को। इस बीच में ये मन में कभी नहीं आया तो सुनील की बात सुनकर अचानक से क्या हुआ उसे? ऐसी बात उसके मन में कैसे आई भला? नहीं नहीं, उसे इस उहापोह से निकलना ही होगा। सुबह ऑफिस पहुंचते ही सुनील को कहा कि शिवेश और उसकी पत्नी को बुलाए। दोनों राघव के सामने खड़े थे और सुनील राघव के बगल में। शिवेश, मैंने सुना कि तुम आनंदी के साथ नहीं रहना चाहते। सर वो, हाँ बोलो। सर वो ये पता नहीं सर किसके साथ, कहाँ, क्या क्या। और तुम इसके साथ रहना चाहती हो? राघव ने आनंदी से मुखातिब होकर कहा। जी साहिब, हमारे बच्चे का बाप है ये, और साहिब वो आदिवासी सब बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हमारा, कुछ ऐसा वैसा ना हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम बोलो शिवेश, राघव ने स्वर कड़ा करते हुए कहा। अरे मैंने कहा था ना कि हमारी मैडम भी तो 1 महीने तक। राघव की घूरती नजरें देखकर सुनील की बात गले में ही अटक गई। हम कैसे रख ले सर, पता नहीं कहाँ कहाँ, हमारे तो भगवान ने भी। चुप! राघव का इतना तेज स्वर इस ऑफिस में अब तक किसी ने नहीं सुना था। अपने मनोविकार के बीच भगवान को मत लाओ, और ध्यान से सुनो शिवेश, आनंदी अगर तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो तुम इसे साथ रखोगे और कभी परेशान नहीं करोगे। ये कभी मत सोचना कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो जो मन होगा वो करोगे। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। राघव के इस रूप की कल्पना न सुनील ने की थी और ना ही शिवेश ने। समझ में आ गई बात या अच्छे से समझाऊं? राघव ने अपने ही शब्दों की शक्ति को बरकरार रखते हुए कहा। जी 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 सर। शिवेश के दोनों हाथ जुड़े हुए थे। सबके जाने के बाद राघव आंखें बंद कर कुर्सी पर गर्दन टिकाकर बैठ गया। आज 3 दिनों बाद वह इस सुकून को महसूस कर पा रहा था। तो ये थी कहानी सुकून। आशा है आपको कहानी और मेरा वाचन सुकून देगा। धन्यवाद।